और चर्चा सत्र में उस दिन की जो घटना थी, उत्तराखंड की, उत्तरकाशी की घटना देखकर उसी पर आज हमने दूसरा सत्र रख दिया है। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर सामान्य चर्चा आज योगा मंच पर कर रहे हैं कि हमारे पर्यावरण को हमने कैसे दूषित, हम ही लोग हैं सारे की दूषित कर रहे हैं। तो धरती माता का ये प्रकोप है ना, तो इसका हमारे जो विचार हमारे सदन में सभी भाई बहनों के विचार, हमें पर्यावरण पर क्या करना चाहिए, कैसे पर्यावरण का संरक्षण करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, कृपया वो आए और अपनी बात रखें। जी हो। जी, जी आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। मैं आप आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करता हूँ और जैसे आपने आज्ञा दी है, मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले आदरणीय हीरालाल कुशवाहा सर, आप स्वस्थ हों और स्वस्थ हैं, ऐसे बात आदरणीय शरद वर्मा सर ने कहा है कि आपको फ्रैक्चर हो नहीं सकता, कि फ्रैक्चर को आप हो सकते हैं। यानी योगमय ऊर्जा से सब कुछ साकार हो जाएगा। ये हाँ, ये ज़रूर है कि हम माता रानी की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें और जो बात जो विषय आज रखा गया है, ये पर्यावरण है और हम बहुत बार तो यही समझते हैं कि पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, वही पर्यावरण है। उसमें कभी-कभी ये छोटी घटनाएँ जैसे हमारा फिसलना और हमें चोट लगना भी शामिल है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो हम धरती के स्वास्थ्य के प्रति चिंता कर रहे हैं और उस चिंता के प्रति जागरूक होकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। खेती-किसानी की बात कर रहे हैं और खेती-किसानी में जो विश्व मुक्त खेती की बात कर रहे हैं, वो भी पर्यावरण सचेतना का एक अंग है। हाँ, जो बात अभी उत्तराखंड में घटित हुई है, उसमें लगातार ऐसे समय में बादलों का फटना, उसी तरह से मैदानी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का आ जाना और मौसम में अनियमित जो लगातार बदलाव है और हर वर्ष बढ़ती गर्मी, हर वर्ष हम महसूस कर रहे हैं कि पिछले वर्ष से इस समय गर्मी बढ़ रही है और ये सब पर्यावरण के प्रति हम सभी मानवों की जो छेड़खानी हुई है, उसका भी बहुत बड़ा असर है और धरती अपना कार्य कर रही है, उसका भी कुछ न कुछ असर तो चलता ही रहेगा, उसका अपना कार्य चल रहा है। लेकिन उसमें हम उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद जो परिवर्तन होने हैं, वो जल्दी हमारे कारण हो रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि जो हमारी जो जीवन रूपी जो संपत्ति है, उसका नुकसान हो रहा है। हमारे पेड़ के पेड़, जंगल के जंगल, मनुष्य के मनुष्य और जंगलों में निवास करने वाले अनेक प्राणी संकटग्रस्त हो गए हैं, हो रहे हैं। उसी तरह से जैसे हमारे किसान बंधु कहते हैं युगार में कि खेती में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उन पे भी बड़ा संकट छाया हुआ है और उसके चलते अगर खेती की बात करें तो साथ खाद्य संकट मनुष्यों पे आ गया है। उसी तरह से दूसरी तरफ देखें कि जल स्रोतों का खत्म होना भी हम देख रहे हैं और जब जल स्रोत खत्म हो रहे हैं, तो जैव विविधता भी खत्म हो रही है। इस तरह से हमें सतत विकास की तरफ आगे बढ़ना है। विकास तो होना ही है लेकिन उसको एक कंटिन्यूटी में, कंट्रोल में और नियंत्रण में हम अगर आगे बढ़ें, तो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु में जो लगातार उछल-कूद हो रही है, उस पे थोड़ा-सा तो नियंत्रण बन सकेगा और हम इस धरती की, इस प्रकृति की सहायता इस रूप में कर सकेंगे, जिससे कि हमारी ओर से कम प्रदूषण होगा, हरियाली और खुशहाली रहेगी। प्राकृतिक संसाधन लगातार बने रहेंगे, जिसके लिए आप सभी आदरणीय सदस्यों की भरपूर कोशिश रहती है और वैसे ही कई-कई अन्य लोग भी अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं। पेड़ों का खूब पेड़ों को लगाना और जंगल बसाना, इस तरह से कार्य चल रहे हैं।
और आदरणीय हमारे अधिकतर सदस्य तो इस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमने पूरे देश में हर वर्ष लाखों करोड़ों पेड़ रखते हैं और एक ही जगह पर वो पेड़ अगले वर्ष भी लगते हैं। 10 साल बाद भी उसी ज़मीन पर वो पेड़ लगते हैं, करोड़ों पेड़ लगते हैं। सरकारी व्यवस्थाओं या सीएसआर बजट के तहत भी लगते हैं और बाद में चलता है कि 20 साल या 50 साल बाद भी उसी ज़मीन पर वो पेड़ लगेंगे। ये बात भी सामने आती है। तो तब ये ध्यान में आता है कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसमें हम हैं, दिखावे का कागज़ी कार्रवाई और जो खाना-पूर्ति कर रहे हैं। तो ये खाना-पूर्ति भी हमारे पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान पहुँचाती है, ये बात भी सामने आई है। एक बात और सामने आई है कि जब-जब हमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, तो हम नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं। व्यक्ति हो या फिर संस्था हो या फिर धरती माँ ही क्यों ना हो और या फिर हमारा योग ही क्यों ना हो। और अगर हमारे अनुकूल बात नहीं बनती है, तो हम तत्क्षण उसी क्षण हम बदलने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते और ऐसे लगता है कि हमने जो अभी जो धरती माँ को प्रणाम किया था, माताजी को प्रणाम किया था, योग की जय की थी, शायद वो किया ही नहीं। हम बदल गए, तुरंत बदल गए, हमारे हाव-भाव भी बदल गए। लगता है कि अगला व्यक्ति ने थोड़ा-सा चूक क्या हुई तो वो दुश्मन जैसा हो गया। तो यही दुश्मनी जैसी प्रवृत्ति हम प्रकृति के साथ भी कर रहे हैं और जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं। ये बात अलग है कि हम अगर उत्खनन और इस तरह के प्रदूषण के कार्य एक जगह करेंगे तो ये निश्चित नहीं कि उसका दंड प्रकृति वहीं पे देगी, वो कहीं भी कुपित हो सकती हैं। तो ये बात भी सामने आई है। यही बात इन बादल फटने की प्रक्रिया में भी आगे बढ़ती है और अन्य बातें भी हैं जो कि हमने नदी के मुआयने हमने बंद कर दिए हैं, चाहे केदारनाथ क्षेत्र में हों, उत्तरकाशी क्षेत्र में हों या मैदानी इलाकों में भी हम देख रहे हैं शहरीकरण के चलते। तो बीमारियों भी सामने दिख रही हैं और ये महामारियाँ भी सामने दिख रही हैं। मैं आदरणीय इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी के समक्ष पहुँचता हूँ और मैंने ये सारे शब्द इसलिए कहे कि इन सारे शब्दों के इर्द-गिर्द हमारे कार्य भी हैं, उसके खिलाफ भी कार्य हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं हमसे गलतियाँ भी हो रही हैं, उसको सुधारने की आवश्यकता भी है। तो इसी क्रम में सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर कृपया आप बात रखिए और संपूर्णता के साथ बात रखिए, तत्पश्चात आदरणीय शरद वर्मा सर के पास पहुँचेंगे। धन्यवाद दिनेश जी। पर्यावरण पे चर्चा बहुत ही और उसके जो परिणाम दिख रहे हैं पूरे सीजन में भी ऑड टाइम में बारिश होना, विदर्भ में तो इस बार मई में जहाँ पे बहुत टेम्परेचर रहता है उसी समय बारिश हो गई। और भी हम अभी उत्तराखंड और बाकी जगह पे जो प्रकोप हो रहा वो देख ही रहे हैं। इसके कारणों को तो बहुत सारी जानकारी है, जो बिंदु शायद सबको पता नहीं है या कुछ लोगों को ही पता है, उन बिंदु को मैं रखना चाहता हूँ। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पैरामीटर्स दिए हैं कि देश की प्रगति नापने के, वही बहुत गलत है, वही पर्यावरण विरोधी है कि कौन से देश में कितने 4 व्हीलर्स की संख्या है, कितने रोड बन गए हैं, कितने रोड की लंबाई कितनी है, स्कूटर्स की संख्या कितनी है, इसके आधार पे उस देश की डेवलपमेंट गिनी जाती है। और उसके लिए सभी देश फिर उसी तरह से काम करने चलते हैं कि भाई हमारे देश में 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स इनकी संख्या बढ़ाई जाए, रेलवे रोड जहाँ पे नहीं है वहां पे भी किए जाए, कितने लंबाई के जो ओवरब्रिज बोलते हैं वो सब किए जाए, टनल्स बनाई जाए, और ये सब पैरामीटर्स होते हैं। यह पैरामीटर्स भी बहुत बड़ा कारण है और डेवलपमेंट गिनने के लिए, और उसी के आधार पे फिर वर्ल्ड बैंक और बाकी सब ये मॉनेटरी फंड्स वगैरह जो है वो लोन देते हैं अलग अलग कंट्रीज को, और उससे पर्यावरण बड़े पैमाने में बिगड़ता है। नंबर 1 तो इन पर ये जो बातें हैं, ये बातों को जब तक बदला नहीं जाएगा तब कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी देश में हो, वह सभी ये अब जो अंधी
दौड़ बोलते हैं, ये अंधी दौड़ में चले जाएंगे और उसका परिणाम फिर ये जो ओजोन डिप्लीशन है या बाकी जो चीजें है, ये बदलाव जो आ रहे हैं उसमें होगा। तो खैर इसके बारे में तो इंटरनेशनल लेवल जो पॉलिसी मेकर्स है उनको सोचना ही है, और हम भी इस तरह से सोचे कि भाई हमारी ये अंधी दौड़ में नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण हमारे लेवल पे जो होता है, गांव लेवल पे या शहर लेवल पे, हर एक को चाहिए कि भाई हमारे मोहल्ले में या यहाँ पे सीमेंट रोड ही बनना चाहिए। अब मैं नागपुर में देखता हूँ और हमारे आजू बाजू में भी ये गत 10 वर्षों में छोटे छोटे देहातों में भी सीमेंट रोड ही बन गए हैं, और बड़े बड़े शहरों में भी सीमेंट रोड। अब सीमेंट रोड तो बन गया, लेकिन वहां पे जो पानी का पर्कुलेशन होता था आजू बाजू में, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो पानी का जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगा और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि जो जिस तरह से यह हम रोक सकते हैं अपने अपने लेवल पे, स्थानिक लेवल पे यह बातें होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो कुछ जिसको बोलेंगे हम कि स्टेटस सिंबल, अब स्टेटस सिंबल में डीजे कितने इसका हुआ, कितने बड़े इससे हम बजाएंगे, ताकि कितने बड़े बड़े लैंप्स लगाएंगे, कितने दिए लगाएंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सबसे प्रदूषण बढ़ना ही है। और व्यक्तिगत लेवल पे जो है, व्यक्तिगत लेवल पे हम इन स्टेटस सिंबल्स को बदल के हम अपने जीवन में इसको अपन बोलेंगे कि भाई जरूरत के लिए ही उपयोग करो, वरना हम अपने सिंप्लिसिटी के साथ चलेंगे। यह जब तक हम अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं करेंगे, जैसा कि अपने योगाहार में बहुत बार चर्चा हुई, 2-3 वैज्ञानिकों ने भी बोला था कि हम अपने घर में जो फ्रिज है उसका कम से कम इस्तेमाल करो। मैंने कहा था उस समय भी कि मैं दार्जिलिंग में गया था करीबन 20 साल के पहले, और वहां पे दार्जिलिंग में फ्रीज बेचने के करीबन 10-15 दुकान मैंने देखे। मैं तो दंग हो गया था कि यहाँ पे पानी ठंडा जो इतना होता है और वहां पे गर्म पानी लिए बगैर काम नहीं होता, वहां पे फ्रिज की इतनी दुकानें। तो ये स्टेटस सिंबल बदल गए हैं। तो ये जो है यह बदलने की जरूरत है। और हम अपने व्यक्तिगत रूप में, मैंने जैसा पीछे भी कहा था और आज भी कहता हूँ, मेरे घर में ठंड काले में फ्रिज मैं बंद रखता हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, हमारी बहू बोले, इसको बीबी बोले, जो भी। तो जब तक हम व्यक्तिगत रूप, जहाँ पे जरूरत है, मैंने अभी तक 4 व्हीलर व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। हम ले नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं लिया, जरूरत नहीं उसकी। अगर 2 व्हीलर से काम होता है तो 4 व्हीलर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप में जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तो ये बदलाव नहीं आएगा। एक बहुत बड़े विद्वान थे जो अभी गुजर गए हैं, एक हमारे कॉलेज में एक नेशनल सेमिनार हुआ था पर्यावरण पे, और वहां पे सब लोग अपने अपनी वक्तव्य दे रहे थे। तो डॉक्टर याजू करके थे, उन्होंने ठीक ढंग से बिल्कुल अपने प्रेसिडेंशियल टॉक में बोल दिया, ये इनमें से कोई भी पर्यावरण पे चर्चा करेगा लेकिन बदलाव नहीं कर सकता बोले। ये सब 4 व्हीलर यूज करते बोले, सब जितना चाहे उतना प्रदूषण करते बोले, खुद में कुछ बदलाव नहीं करते बोले, इनको बदलाव सिर्फ दूसरों में करवाना है बोले। तो इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। हम व्यक्तिगत से ही शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, व्यक्ति से शुरू करें, तो ही पर्यावरण में कुछ बदलाव आ सकता है। धन्यवाद। जी आदरणीय, निश्चित ही हमने जो विकास का जो पैमाना गढ़ा है उसी में बड़ा खोट है, और आपने कहा है, और वो दुनिया भर में नहीं, हमारे हमारे आसपास, हमारी गलियों में, हमारे घरों में भी दिखता है कि जिसके पास जितनी गाड़ियों का जंगल हो गया है वो उतना ही समृद्ध है, लेकिन वास्तव में उतना ही निरीह है और उतना ही उस पे दया करनी चाहिए कि वो धरती के प्रति कितना कठोर है। और ये बातें हैं, और अन्य बातें भी जो हम घर में प्रयोग करते हैं, यानी व्यक्तिगत प्रयोग भी जो कि पर्यावरण के प्रति, मौसम के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति घातक हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इन्हीं बात के साथ मैं पहले आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूँ, आपका हैंड रेज़ है, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सदन और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, और इसके पहले हमारे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने अपनी बात रखी है। विकास की बात और प्रकृति की बात, दोनों चीजें आ गई हैं कि इसको जिसको हम लोग मानते हैं विकास, रोड होना, पुलियां बनना, और आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने जो बताया दुबे जी ने। तीसरी बात और मैं बताता हूँ जो अभी महान पुरुष कह रहे हैं, अभी कल ही मैंने सुना है, क्योंकि उत्तराखंड एक जो है देवभूमि है, पवित्र भूमि है, और वहाँ पर जो विधर्मी कहना चाहिए और जो एक वर्ग विशेष, जहाँ उस
राज्य में डेरा डाल चुका है, उस पावन तीर्थों में जो डेरा डाल चुका है, जिसकी वजह से भी जो त्रासदी और ये सब हो रहा है, क्योंकि वो धर्म को नहीं मानते हैं और वहां पे जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार भी हो रहे हैं। मैं तीसरी बात कर रहा हूं। और वहां पर अभी परम पूज्य हमारे आज इस देश के सबसे विद्वान प्रखर वक्ता और परम पूज्य राजेंद्र दास जी मलुकपीठ वाले, हमारे जो टीकमगढ़ से उनका जन्म स्थल है टीकमगढ़, और जो वृंदावन में से जो आज संस्कृत और विभिन्न वेद शास्त्रों के महान विद्वान हैं, जिनको परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी और सब पूरा देश जो है मानता है, उनका कल कहना है कि हमें उत्तराखंड में देवभूमि में अब नरसिंह भगवान का जो है वहाँ स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो विधर्मी है इनका नाश जो है वहाँ चीड़ फाड़ के करने वाले हमारे भगवान का वहाँ आवश्यक होना जरूरी है, नहीं तो वहाँ तो बड़ी स्थिति खराब आ जाएगी। और वाकई में उत्तराखंड संकट में है, ऐसा उन्होंने कल बोला है। हम सुन रहे थे, इसलिए हमने जो है हैंड रेस करके बताया है कि जो है उत्तराखंड में अब जो है उसकी जरूरत है, वहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो वहाँ की स्थिति बहुत। अभी सरकार में मैं जिस दिन था वहाँ से कम 100 व्यक्ति साधु के भेष में मुंडन थे, और उनका बेटा जो है उत्तराखंड में है और वो कहीं अन्य जगह मजार पे शिव पुजारी है, और एक कोई मंदिर में पुजारी है, बेटा मंदिर में और बाप मजार में। इस प्रकार से कई जो है वहाँ हजारों लाखों व्यक्ति जो है वहाँ घूम रहे हैं और इस प्रकृति और इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारी धर्म आस्था और तमाम चीजों पर, जिसका भी प्रभाव पड़ सकता है और पड़ा है। जियो। हाँ जी जी अनन्या, निश्चित ही जो बात आपने रखी है ये भी महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात मैं अगर हमें एक बात जोड़ूं कि ये बात जब क्यों आगे बढ़ रही है, वो घर की बात ही, जैसे आदरणीय दुबे सर ने कहा कि अगर घर से ही हम सतर्क रहें, अगर हम अपनी जमीनें, अपने मकान ऐसी वारदातों के लिए न खोलें, तो शायद ये चीजें नहीं हों। अगर हम वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे अवसर प्रदान न करें, तो ये चीजें नहीं होने वाली, नहीं हो सकते। और अब ये तो क्योंकि प्रकृति है, इसमें जो उसका खामियाजा कोई और भुगत लेता है, करता है कोई, भरता है कोई, ये तो है ही है। लेकिन ये बड़ी बात आपने कही है। हाँ, ये विषय थोड़ा अलग हो जाता है, और ये विषय प्रैक्टिकल विषय है जिसको अलग से लिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा कठिन विषय भी है जो हमारे हाथों से हो रहा है। हम हालांकि दूसरों के लिए हम बात कर लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उसके लिए ज़्यादा दोषी तो मैं स्वयं खुद ही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे अवसर बनाए हैं, ऐसे अवसर दिए हैं। मैं आपकी बात के बाद इस महत्वपूर्ण बात को रेखांकित करते हुए आदरणीय शरद वर्मा सर आपके पास पहुँचता हूँ। आपका पहले हैंड रेज़ रहा, तब मैं अन्य के पास आता हूँ। जी दिनेश सर, धन्यवाद। और आज की जो पर्यावरण पे चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे सभी लोग बता रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। और सरकार के दिमाग में और सभी लोगों के दिमाग में है कि पर्यावरण की जो समस्या है इसको हम कैसे किया जाए। जैसे पराली जलती है तो उस पर कंट्रोल आ रहा है। अब बहुत सारे पेड़ पौधे जो कटते हैं, तो देखा है सरकार लाखों रुपए इन पेड़ों को लगाने में खर्च करती है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई माँ के नाम पौधा लगाओ, तो लाखों पौधे लग गए। ऐसे ही बड़ी बड़े हाईवे बनते हैं तो इसमें प्रोजेक्ट आते हैं कि कैसे पौधे, लेकिन पौधे लगाने के लिए जिन आदमियों के हाथों में ये काम सौंपा जाता है वो शायद इन विषयों में जानते नहीं है। आज एक रोड बनाने वाले को आप बोलोगे पेड़ लगाने का, क्योंकि उसने बचपन से पेड़ खोदने का काम किया है और वो हमेशा पेड़ों को खोद कर रोड बनाता है। उसको आप कह रहे हो कि भैया पेड़ लगा दो, तो वो पेड़ उतने अच्छे से नहीं लगा पाएगा, मेरा मानना है। तो ये जैसे बड़े बड़े संगठन हैं,
इनको पेड़ पौधे लगाने का जो ठेका है वो देना चाहिए। इससे पौधों की जो संख्या है वो बहुत अधिक मिलेगी। आज मैं देखता हूँ, मैंने हाईवे पे लगभग मुनीलाल सर को दिखाए थे कि 12-13 किलोमीटर का हमने एक पेज पौधे लगा के बताए थे। आज जो लगभग 25-30 फुट के पौधे हैं वहां पे, और वही डिपार्टमेंट वहां लगाए हैं तो वहां 2 फीट के पौधे हैं। ये अंतर दिखाया उनको कि एक अगर आप एक जानकार से लगवाएंगे पौधा तो वो कैसे पलेगा। हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी ने जैसे नर्मदा जी के किनारे लाखों पेड़ लगाए, लेकिन आज हम देखने जाते हैं तो वो पौधे मिलते नहीं, क्योंकि वो गलत हाथों से लगे। हाथों को चुनना ये बहुत जरूरी है। कोई भी स्कीम आती है सरकार की तो वो कैसे बहुत अच्छे से क्रियान्वित हो, कैसे बहुत अच्छे से उसका काम हो, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं ये इसी जैसे टेम्परेचर बढ़ना। अभी भी मैं हमारे आचार्य शर्मा जी की एक बहुत पुरानी 82 की एक अखंड ज्योति है उसमें पढ़ रहा था कि आने वाले समय में जब 2 से 2.5 टेम्परेचर बढ़ेगा, आज यहाँ पे 42 है तो जब ये 48 हो जाएगा, उस समय जब लिखी थी और आज टेम्परेचर 48 पहुंचने लग गया है, तो कितने अपने यहाँ के शक्तिशाली ऋषि रहे जो उन्होंने इस समस्या को उस दिन लिख दिया था कि ये समस्या आने वाली है। और उस समस्याओं को जो ऋषियों ने लिखी है उन पे बहुत विचार होने चाहिए, और उन्होंने किस आधार पे इन चीजों को लिखा गया है, क्या चीजें उन्होंने आसपास देखी कि ये जो एक संकट की जो घंटी थी उस समय उन्होंने बजाई है, वो संकट की घंटी जो बजाई है वो क्यों नहीं सरकार के कानों में गूंजी, क्यों नहीं सरकार ने उस घंटी को समझा, और कैसे उसको पर्यावरण को उन्होंने ठीक नहीं रख पाए। जी ओम प्रणाम। हाँ, जी आदरणीय, ये विचारणीय बात है कि विध्वंस कारक को सृजन का कार्य दिया जाए तो उसमें भी विध्वंस ही होगा। जैसे सड़कों के लिए कार्य करने वाले लोग पहाड़ से पहाड़ और जंगल से जंगल समाप्त कर रहे हैं, वो चाहे सरकार के ही भाग हैं या हमारे भाग हैं, वो निश्चित ही एक-एक पौधे लगाने की गुंजाइश उनमें नहीं दिखती है। और ये हो भी रहा है। हमारे सैकड़ों किलोमीटर की जो विकास यात्राएँ, यात्रा पथ बन रहे हैं, ये तो सामने प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जंगल के जंगल समाप्त हो रहे हैं और फिर भी बात कही जा रही है कि तो विकास के लिए तो विनाश चाहिए, बिना बिना विनाश के नहीं हो पाएगा। और अभी मैं पिछले 2 साल हो गए असम में था, तो हमने वहाँ पे खूब पेड़ लगाए तो उसमें 1400 पेड़ ये काउंट किए गए हैं कि वो फल देने की प्रक्रिया में हैं, फल वृक्ष लगभग थे। अभी मुझे वहीं की एक दूसरी कंपनी ने संपर्क किया कि वहाँ पेड़ लगाने हैं, तो मैं खुश हो गया। उन्होंने कहा कि आपको 10,000 रुपया पर डे दिया जाएगा, आपके साथ एक पूरी टीम रहेगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। समय सीमा थी 2 माह। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या-क्या करना होगा। हमारा मीटिंग हुई तो फिर पता चला कि उन पेड़ों को लगाने के लिए, फल वृक्ष को लगाने के लिए उसमें नारियल भी हैं, सुपारी भी है और अमरूद भी हैं। उसी को लगाने के लिए हमें पूरा बहुत बड़ा एकड़ में पेड़ काटने पड़ेंगे। तो तो आदमी आपकी बात यहीं पे ये सिद्ध होती है और मेरी आँखों के सामने सिद्ध हो रही है कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं, जो जिसे करना हमें तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। जी, मैं इसी बात के साथ आगे आगे पहुँचता हूँ, आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी के पास। ओम, सदन को सादर वंदन और प्रणाम। आज बहुत ही अच्छा और जो हमारे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा विषय है। हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण बचाने के लिए? छोटी-छोटी क्रियाओं से बड़ा काम हो सकता है। तो मुझे लगता है आज जो आपदा हुई है उसके लिए तो मनुष्य ही का मनुष्य ने ही ये मनुष्य के कर्मों का ही ये फल है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो मैं जो करती हूँ
मेरे हाथ में जो कुछ है वो मुझे करना चाहिए, ऐसा लगता है। मैं तो शिक्षक प्रशिक्षण में कहती हूँ और औषधि वनस्पतियों का महत्व बताती हूँ और स्वयं से मेरे बगीचे से वो पेड़ ले जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तुलसी हो और जो है कड़ी पत्ता है, अड़ुलसा है और बहुत सारे औषधि वनस्पति मेरे पास है, वो ले जाती हूँ। उसका महत्व लोगों को बताती हूँ, स्कूल के बच्चों को, शिक्षकों को, योगा के क्लास में, जहाँ-जहाँ मुझे अम, संधि मिलती है, वहाँ मैं ये बताती हूँ और उनको पेड़ बाँटती हूँ। पर्यावरण का महत्व बताती हूँ, तुलसी का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व बताती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन निर्माण करती है और हमारे यहाँ ना बहुत सारे ये जानवर होते हैं, साँप आदि छोटे-छोटे, तो तुलसी जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं, वहाँ वो नहीं आते हैं। वो लोगों को अच्छा लगता है, वो प्रेरणा मिलती है। आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी, उत्तराखंड की पर्यावरण के ऊपर आपका क्या सुझाव है? ये विषय है आज। आप जो कर रही हैं अच्छा। सबको पता है, बहुत अच्छा अच्छा काम। आपका क्या अनुभव है? आप क्या मार्गदर्शन देना चाहती हैं? उत्तराखंड में जो आपदा आ रही है उसका कारण क्या है? उसमें आपका क्या मन में क्या विचार आ रहे हैं, वो प्रदान करने का कष्ट करें तो बहुत कृपा होगी आपकी। हाँ, तो हमारे यहाँ भी वैसा ही चल रहा है। कल कल मैंने सुना कि नदियों में बड़े-बड़े इमारतें बन रहे हैं, इसके कारण ये हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ भी ऐसा चल रहा है, इसके कारण ही समतोल बिगड़ रहा है। इसलिए ये जो है ये अच्छा नहीं है। ओम, ओम। जी दीदी, जी धन्यवाद दीदी। निश्चित ही जो आपने कहा है, जो हम प्रत्येक स्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो सभी स्थानों पे लागू होते हैं और जो छोटे-छोटे कार्य शिक्षकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा किए जा रहे हैं, सभी जगह लागू होते हैं। वास्तव में इनसे सीख लेकर के हम किसी भी राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है और ख़ासकर अब जैसे उत्तराखंड की बात की गई है, हाँ, चर्चा हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उस चर्चा को लागू तो वहीं के निवासियों को करना पड़ेगा, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो आप सभी से सीख कर के मुझे कुछ अगर मैं कर सकूँ तो मुझे करना पड़ेगा। ये बात तो है और ये बात भी है कि जो स्थितियाँ हैं कई तरह की हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, हालाँकि अभी आदरणीय पवन सर का हैंड रेज़ है और मैं आपके पास आता हूँ सर। जी मुझसे पहले रोशन लाल जी और रमेश चंद मेहरा जी का भी है, उनको पहले ले लीजिए, उसके बाद। जी धन्यवाद और जी ये हालाँकि अभी हालिया जो ताज़ा खबर उत्तराखंड से है, लेकिन इ इसका प्रभाव तो पूरे ही देश पर है ही है और कई बातें जो आपके समक्ष हैं, आपके अनुभव में हैं, आपके माध्यम से धरती के संरक्षण के प्रति की जा रही हैं। इन्हीं भावों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रोशन लाल राउत सर आपके पास मैं पहुँचता हूँ, कृपया आप बात रखिएगा। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। सदन को सादर प्रणाम। और जो घटना है वो सभी का, उसमें अगर हम ये कहें कि उत्तराखंड का योगदान है, ये ऐसा नहीं है। इसमें नीचे वालों का भी उतना ही योगदान है, जो हम सब प्लेन में रह रहे हैं उनका भी उतना ही योगदान है। और जो अभी मैंने पिछले मतलब जो पहले दिन बादल फटने की बात आ रही थी, फिर कल ये आया कि हैंगिंग ग्लेशियर के गिरने से हुआ है। तो ये जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, तो इनको कहीं ना कहीं हम कुछ दिनों तक और टाल सकते थे। मतलब हम जो हमारी विकास यात्रा चल रही है, उसमें हम थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करने की बात करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी। हमने ग्रीन ट्रिब्यूनल तो बना लिया है, पर हम उसकी सुनते एक नहीं है। तो जब तक हम उसको कड़ाई से सुनेंगे नहीं, क्या है कई सारी चीजें उसकी जो हम कर सकते हैं उतना तो जरूर करें। और दूसरा ये है, एक जो बड़ा पहलू है कि हमारी रोड साइड में जितने पहले पेड़ थे 100-100 साल के, 200 साल के, वो पेड़ को हमने हटाए हैं। अब वो हटाए बोले उसकी जगह हमने दूसरे पेड़ लगा दिए।
अब वो 200 साल का पेड़ हटने के बाद हमने एक नया पौधा रोपित किया है, तो वो 200 साल बाद उस स्थिति में पहुंचेगा ना। तो क्या हम उसका कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस पेड़ के एवज में कितने पेड़ लगाएंगे? तो एक उतना नहीं तो कम से कम उसका 10वां भाग तो लगा दें। तो ये समझ से परे है कि ये जो जो हम उसमें लगाने की तो बात करते हैं, पर उतना नहीं लगाते हैं जितनी की आवश्यकता है। दूसरा, एक विभाग है हमारे पूरे देश में मेरे ख्याल से, फॉरेस्ट विभाग में एक उसकी ब्रांच होती है प्रोडक्शन। तो अगर हमको सही में अगर हमको पर्यावरण की चिंता है तो प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए। हमें सिर्फ उसमें जो उसका जो वो वाला पार्ट है, जो एक वानिकी विभाग, मतलब उसमें सामान्य वानिकी और वो जो प्लांटेशन वाला होता है, उसको रखने की आवश्यकता है अगर हमको जंगल बचाना है। क्योंकि यही काटते हैं, और ये काटते हैं, इनकी आड़ में 50% लोग चोरी से काटते हैं। जितना ये काटते हैं उससे कई गुना चोरी से कटता है, और ये खुद कटवाते हैं। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, वो हमारी समाज की व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं सब दोषी है, हम दोषी हैं, सारे लोग दोषी हैं। तो वो उसको बंद ही कर दे तो हमारा जो चोरी है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि जहां बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो वहां पर एक परमिशन होके इस क्षेत्र में दोहन होना है, उसी क्षेत्र में एक लिमिट करके, और वहां पर उसका दोहन हो। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हमने सिर्फ सागौन लगा रहे हैं, मतलब मोनोकल्चर हो गया। सिर्फ कई बार हम लोग बात करते हैं तो हम सिर्फ सागौन, मतलब जितना भी सरकारी प्लांटेशन होता है सिर्फ सागौन की बात होती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उससे आय होती, जो भी उनका प्लांटेशन का है तो उनको टारगेट मिलते हैं कि इतने पौधे आपको सागौन के इस साल लगाने। तो अब ये जो बंदर की समस्या आ रही, सुअरों की समस्या आ रही, हमने जंगलों में सारे जितने पेड़ थे, गूलर के थे, चार, चिरौंजी, महुआ, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, ये सब जलाऊ लकड़ी में खत्म हो गए। तो वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। हमारे खेती के ओर ये सारे वन्य प्राणी हमारी खेती की ओर आ रहे हैं, और जब ये छोटे वन्य प्राणी आ रहे हैं तो उसके साथ जो बड़े वन्य प्राणी है, शेर है, बाघ है, ये जो चीते हैं, ये सब हमारे उसमें आ रहे हैं, सुअर भी आ रही हैं। तो उनको वहां खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर वहां पे उनको हो तो वो तो वहां सिक्योर्ड है। आदमी के पास कोई नहीं आना चाहता इस धरती पे, कोई भी प्राणी जो जीवन चाहता है वो आदमी के पास नहीं आना चाहता। वो चाहता है इनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा, शेर हो चाहे जो भी प्राणी हो। तो हम इसके लिए थोड़ा सा एक समुचित प्रयास करने की जरूरत है। और जो डॉक्टर किशोर दुबे साहब ने कहा है कि जल संरक्षण का, हमने जितने भी पात बनाए हैं शहरों में, वो हमने कहीं भी जगह नहीं छोड़ी है। बड़े शहरों में हमारे जो जल के जमीन के अंदर जाने की व्यवस्था कहीं नहीं। तो कुछ ऐसी टाइल्स वैसी होनी थी जिसमें थोड़ा सा एक हर 10 स्क्वायर मीटर पे एक परफोरेटेड टाइल्स हो, थोड़ी सी डाउन में हो, जहाँ पे पानी रुक सके थोड़ी देर और वो पानी पर जमीन के अंदर जाए। कुछ वहां पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो कहीं लंबी प्लानिंग की भी इसमें आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में पानी एक हमारी दुनिया की बड़ी समस्या होगी। क्योंकि जितना पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, और अंडरग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा। तो ये अंडरग्राउंड वाटर के दोहन से हमारी धरती का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। क्योंकि सॉइल में जमीन में जितना पानी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पानी की जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है सबसे ज्यादा पानी की है। तो वो भी उसकी जो उष्णता सहन करने की क्षमता है, पानी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को अंदर ग्रहण करके रख सकता है। अगर वो रहे तो जो भूमि है हमारी, उसका टेम्परेचर कम उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। ये भी एक विचारणीय पहलू है। क्योंकि अगर जमीन के अंदर से निकल रहा है तो उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। तो आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से एक निवेदन करूंगा, क्या हम मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा अगर आप संदेश कर दे कि हम अगर ये जो गूलर है, ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं, इनको अगर हम रोड साइड प्लांटेशन करें, जंगलों में प्लांटेशन करवाने के लिए हम अपने लेवल पे हम प्रयास करें, और जहां भी हम प्लांटेशन की बात करें तो हम जंगलों में जाके थोड़ा सा प्लांटेशन करवाएं। हम अभी जो
प्लांटेशन अभी करवा रहे हैं, ये सब रोड साइड में इधर उधर करवा रहे हैं, जहाँ गाय बकरी ये सब खा जाते हैं, कोई देखने नहीं जाता। हम इनको कराएं हम जुलाई में, सिर्फ जुलाई के महीने में 1 माह हम सिर्फ प्लांटेशन के लिए रखें और जुलाई में करवा दें, जितना प्लांटेशन कराना है जुलाई में करा दें और उसके बाद उनको प्रकृति के सहारे छोड़ दें और ऐसी चीजें लगाएं जो हमारे वन्य प्राणियों के भोजन का काम आए, तो हमारी खेती भी उससे सुरक्षित रहेगी। क्योंकि हम जहां भी आज जाते हैं, जिस भी उसमें हमारा वैज्ञानिक कुनबा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, बात करने के लिए, सबसे पहले किसान बोले सब तो हम कर लेंगे साहब, आप ये बता दो बंदर कैसे भगाओगे, बंदर को कैसे भगाओगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज की तारीख में खेती के लिए। तो हम बंदर मारना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम उनके लिए भोजन दे दें, वो अपनी सुरक्षित जगह में पहुंच जाएंगे, 2-4 बार इधर से झटके लगेंगे और वहां उनके लिए खाने की चीजें मिलेगी, तो वो आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे, ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिए। और दूसरा, ये जो हम रोड साइड में बंदरों को जो भोजन देते हैं वो भी बहुत खतरनाक है। मैंने कहीं पढ़ा था और ये वो उसको मैंने अपने हिसाब से भी सोचा, तो ये जो हम इनको बंदरों को जो भोजन देते हैं, हम हनुमान जी के रूप प्रतिरूप उनको मानते हैं, पर हम उनको भोजन देके क्या करते हैं, वो जब भोजन उनको मिलता है, ये हाई प्रोटीन भोजन मिलता है, तो उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है और वो ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करते हैं। क्योंकि नेचुरल उसमें उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तो सर्वाइवल वहां पर उनका थोड़ा सा टफ होता है। और जब उनको वैसे मिल रहा, बहुत इजी वे में भोजन मिल रहा है, तो वो आपके रोड के पास ही रहते हैं और वो उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो हमको कहीं ना कहीं हम जो वैसा सोचते हैं, धार्मिक आस्थाओं के साथ सोचते हैं, तो हमको धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की भी बात सोचनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें में थोड़े प्रयास, अगर एक प्रयास हम ये वाला जरूर करें कि जंगलों में हम इस तरह के पेड़ लगाने की बात करें जिनसे हमारे जो वन्य प्राणी हैं इनको भोजन मिल सके। आप चाहे तो मैं एक लिस्ट तैयार करके दे दूंगा कि क्या क्या पौधे उसमें लगाए जा सकते हैं और समय कौन सा होना चाहिए। समय निश्चित रूप से जुलाई होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जी ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद। और आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है और जो मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। और निश्चित ही बात है कि हमने बंदरों को अपना मेहमान बना दिया। वो बंदर जो स्वतंत्र रूप से जंगलों में विचरण करते थे, वो डिपेंडेंट हो गए हैं लोगों पर। और हम यहाँ तक कि उत्तराखंड में तो कई जगह ऐसी हैं, बंदर किचन में जाता है, वहाँ से रोटी निकालता है, या कभी-कभी पूरा रोटी का जो पैकेज हो जाता है उसको निकाल कर के, जो गूँथा हुआ आटा है उसको निकाल कर के बाँट लेता है अपने कम्युनिटी में। तो वास्तव में हमने जो जंगल में जंगल नहीं रहे, ये बात पिछली बार भी आई थी। जंगल एकदम खाली हो गए हैं और ये वहाँ पे क्या वृक्ष होने चाहिए पशुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए। और इस महत्वपूर्ण वार्ता के बाद मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर आप तक पहुँचता हूँ। आप बात रखिएगा। जी ओम। सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही पर्यावरण पर। सर, यदि हम पिछले 8वें दशक में जाएं तो हमने नर्मदापुरम में एक आंदोलन चला था, मिट्टी बचाओ, कि भैया हमें मिट्टी कैसे बचानी है। जब सन मतलब 84-85 की बात है, उससे पहले की बात है ये। और उसी समय एक आंदोलन उत्तराखंड में चला था, चिपको आंदोलन, जिसमें चंदी प्रसाद भट्ट जी उसको कर रहे थे। उनकी टीम यहाँ आती थी, हम लोग वहाँ जाते थे। और वो एक आंदोलन चला था कि राजस्थान में कि तालाब आज भी खड़े हैं। उस पर अनुपम मिश्र जी ने बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी थी। और तालाब को कैसे बचाएं, इस पर भी वहाँ चर्चा हुई थी कि तालाब वहाँ बहुत जरूरी है। और हमारे प्राचीन समय से ही इन बातों पर वहाँ तालाब के बहुत संरचना बनी थी और अब विकास के नाम पर उनको जो है धीरे धीरे मिटाया जा रहा था। तो उस पर एक आंदोलन जैसी बातें बनी थी। तो जब टिहरीगढ़ गढ़वाल में ये जो चीजें हुई थी, गौरा देवी का जो आंदोलन चला था चिपको, कि भैया हमें वृक्ष बचाना है। और जब सुंदरलाल बहुगुणा
हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा भी थे, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, और तो उसमें ये सारी चीजें थी। और वृक्ष को लगाना भी और वृक्ष काटना मना था, मतलब नहीं होना चाहिए। और जब टिहरी बांध बन रहा था उस समय भी ये बात आई थी कि टिहरी बांध बंधने से निश्चित रूप से इस तरह की परेशानियां धीरे धीरे बढ़ेगी ही, क्योंकि उतना पानी को रोकना, फिर उसको दबाव पड़ना, ये सारी बातें उस समय आई थी। परंतु शासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपनी गति से चलते रहे। हमारे यहाँ उसका ये परिणाम हुआ कि जब दलदली को मिटाने का तबा बांध आया तो यहाँ दलदल हो गए। खेतों को कहा कि भाई दलदल हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए ड्रेनेज निकाली गई। ड्रेनेज निकाली गई तो आज हमारी सारी नदियां ही सूख गई। हमारी जो केवलारी नदी वर्ष भर बहती थी, उसमें अब फरवरी माह से ही जो है पानी कम हो जाता है। तो ये स्थिति बन रही है, तालाब जो है वो खत्म हो गए हैं, ये स्थिति बन रही है। तो पर्यावरण को तो बचाना है सर, तो हमें अपनी बहुत सारी कुछ प्राचीन जो पद्धतियां हैं उन पर जाना चाहिए। तालाब निश्चित रूप से होना चाहिए। आज आज हमारे हर गांव में तालाब थे, और हर गांव से तालाब खत्म हो गए। अब पानी कैसे बचेगा? और दूसरी बात जो सर ने जो बताया कि जो सीमेंट रोड बन रहा है, ये तो निश्चित ही रूप से पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं रहा। आज जो हमारे सारे नर्मदापुरम में कुएं तो सब सूख गए, अब तो वो ट्यूबवेल बचे, बस उनसे ही पानी आ रहा। जी ओम। हाँ जी, आदरणीय धन्यवाद। आपने और डॉक्टर राउत सर ने जो बात रखी वो एक दूसरे की पूरक बात थी। उससे ये सिद्ध होता है कि हमें वास्तव में जल का संग्रह करना है, धरती में पानी जाए, और अन्य बातें जो पर्यावरण की, जंगल बचाने की, टिप्पू आंदोलन की। और आदरणीय रमेश सर मेहरा सर का जो अनुभव है अलग-अलग दशकों का, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी पुस्तक, महाकाव्य महापुस्तक लिख सकते हैं, बड़ा साहित्य लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है उस पर, और ये समाज के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले समय में। एक बात और है कि जो गौरा देवी, जो कि इस चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड से वाला था, आगे बढ़ा, उसकी भी बहुत बड़ी रोचक कहानी है आने वाले समय में। मैंने उनके गाँव से कुछ बुजुर्गों से बात करी थी, तो बात निकल के आई थी। हालाँकि ये है कि 2021 में गौरा देवी के पास जो जो गौरा देवी का जो गाँव था, 2021 में ऋषि गंगा ने वो क्षेत्र, जो बचाया हुआ क्षेत्र जंगल था, वो सफा हो गया, साफ हो गया, खत्म हो गया। तो ये ऐसी घटनाएँ, विडंबनाएँ हमारे साथ हैं। और खैर, ये तो हमारी चर्चा का विषय है, और इससे सॉल्यूशन भी कई मिल रहे हैं, जो हम छोटे-छोटे क्रमांक के रूप में आगे बढ़ सकेंगे। और अब आदरणीय पवन सर के पास मैं पहुँचता हूँ कि क्योंकि आपने उत्तराखंड की कई दशकों को देखा है, और अ, अलग-अलग जनपदों को भी देखा है, और देश की स्थिति भी देखी है। जी, आदरणीय, मैं आपके पास हूँ। जी, नमस्कार, धन्यवाद। आज के इस अवसर पर जब हम उत्तराखंड की त्रासदी पर विचार कर रहे हैं, और लेकिन पर्यावरण पर भी विचार कर रहे हैं, एक बड़ी रोचक चीज़ मेरे सामने आई। मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं शुरुआत पेड़ लगाने से करता हूँ। मैंने यह आकलन करने का प्रयास किया कि पिछले 4 वर्ष में योगाहार कार्यक्रम में जो हम रोज प्रतिदिन 30 व्यक्ति औसतन प्रतिदिन सामने बातचीत करते हैं, ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। लगभग 3 घंटे के लिए हम एक-दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो ये मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए और उसके संबंधित व्यवस्थाओं का अगर हम इस्तेमाल करते हुए कितना कार्बन हमने उत्सर्जित किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आया, लगभग 5 टन के आसपास ऐसा कुछ। 3-4 वर्षों तक 30 व्यक्ति प्रतिदिन बिना स्क्रीन खोले या बहुत कम स्क्रीन खोले रोज अगर ऐसा करते हैं तो लगभग 5 टन ऐसे ही कुछ मात्रा आई है। मेरे इंटरेस्ट मात्रा से भी नहीं था। मेरा इंटरेस्ट ये था कि अब इसका जो हमने पाप किया है कार्बन बड़ा करके और करके, तो केवल मोबाइल फ़ोन ही नहीं है जिसका उपयोग हो रहा है, उसके पीछे सर्वर है, जहाँ पर है उससे भी कार्बन हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, कहीं दूसरी जगह हो रहा है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या होगा? हम अपने जो कार्य है, इसको पूर्ण कैसे कर सकते हैं? सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे
समझ में आई, ये चीज जब आकलन किया इसका और देखा, तो ये पता लगा कि 15 पेड़ हमें लगाने पड़ेंगे, तो हमने अभी तक के जितना भी कार्बन क्रिएट किया हुआ है उसको हम कर पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि वो पेड़ कितने बड़े होने चाहिए और क्या हम केवल पेड़ लगाने से ही काम हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, आपके पेड़ कम से कम 15 पेड़ का मतलब ये है कि 15 पेड़ जो फुल साइज में हो गए हैं, लगभग 20 साल उनकी उम्र हो गई है, तो उतने पेड़ आपको लगाने, उतने उसके बराबर जब आप हो जाएगा, तब आप अपने पिछले 4 वर्षों के जो वो है उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। अब आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि हम अगर 20-15 पेड़ या जितने भी पेड़ हैं, उसको 20 साल की उसकी आयु रखनी है, तो केवल 4 साल का पीछे का आगे हिसाब किताब करने के लिए तो हमें 20 साल भविष्य में जाना पड़ेगा और वो पेड़ों को 15 पेड़ बचे होने चाहिए, उनकी पूरी क्षमता में वो काम करना चाहिए, तब जा करके हमारा ये जो है ना प्रभाव इसका दूर हो सकता है आज की स्थिति में। तो हम तो योगा हाट लगातार चलाने की भी बातचीत कर रहे हैं, तो हमें ये अब सोचना चाहिए, पहले अपने से अगर हम शुरुआत करते हैं कि हमने क्या किया है और हम अपने जो है उसको करने के लिए हमें क्या करना है। तो केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, पेड़ को 20 साल तक संजो के रखना है और उसको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने देना है, तब जा करके ये कार्य पूरा होगा। अब ये कैसे होगा, क्या करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं आने वाले समय। दूसरा जो विषय है वो है पेड़ लगाने से ही संबंधित है, क्योंकि मैंने अपने जब कार्य करना शुरू किया अपने उसमें और उत्तराखंड से ही काम किया, तो पहले मैंने पेड़ लगाने वाला ही कार्य का जब किया तो उसमें बहुत सारे अनुभव आए। अनुभव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जो पेड़ थे वो वाले लगाने का प्रयास कर रहे थे समुदाय के साथ मिलके, जो कि स्थानीय जो समुदाय है उसकी आवश्यकता के अनुरूप है। तो उसमें चौड़ी पत्ती के पेड़ों को लगाने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा संख्या में भी पेड़ लगाए, कई सारे जंगलों को हमने छानने मारने का प्रयास किया, सरकार के साथ मिलकर के भी ये प्रयास किया गया, सरकार को भी ये पौधे दिए गए जब उन्होंने प्लांटेशन किया, क्योंकि वो उस समय केवल चीड़ के पौधे ही लगाते थे। तो यहाँ पर जब हमने इसको ऐसा करने का प्रयास किया, तो उसके जो अनुभव रहे, बहुत सारे अनुभव इस तरह से भी थे कि हमने पेड़ तो लगाए, बड़ी मेहनत से लगाए, श्रमदान करके भी लगाए, लेकिन कोई ना कोई कारण से उसमें सफलता हमें 1 साल तो सफलता मिल गई, लेकिन उसी पौधे को अगले साल जाके देखा, दूसरे साल में, तो पता लगा कुछ मर गए हैं। अचानक से कोई आग लग गई जंगल में, जिसका कि हम नियंत्रण नहीं कर पाए या समुदाय नियंत्रण नहीं कर पाया, तो तब भी उसमें नुकसान हो गया। और भी बहुत सारी समस्याएँ इसको देखने को आई। और ये सब तब हुआ जब चौकीदारी का आधा खर्चा गाँव का समुदाय ही देता था। ऐसा नहीं था कि हमने कोई बाहर से आके कहा कि हमने चौकीदार रख लिया हो। आधा पैसा चौकीदारी का गाँव का समुदाय देता था और साथ ही इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को इसमें भागीदार बनाया जाए बढ़-चढ़ करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग जंगल का तो वही करती थी। तो उनके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई, उसके लिए जो वन पंचायत की व्यवस्था है उसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर प्राविधान रखने का प्रयास किया गया और काफ़ी हद तक के उसमें सफलता भी मिली। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पर कई जगह तो सफलता मिली है और दिनेश जी ने वो जंगल देखे हैं कि वो कैसे जंगल अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा भी हुआ कि हमने ये पाया, मैंने अनुभव किया कुछ समय बाद काम करने के 3-4 साल बाद ये अनुभव किया कि जो प्राकृतिक रूप से जो पौधे जंगल में हो जाते हैं, तो उनकी सर्वाइवल अच्छी रहती है और वो तेजी से आगे बढ़ते भी हैं। इसी प्रकार से जो वनस्पति वहाँ पर विद्यमान है, उसकी कटाई हो गई है, जैसे उदाहरण के लिए वहाँ पर बाँज के जंगल थे, ओक क्वेर्कस सिराड़ उसके जंगल थे। तो वहाँ पर अगर उसकी लॉपिंग हो गई है, आपने केवल उसकी अगर साइड की ब्रांचेस की लॉपिंग कर दी, तो वो पेड़ जो है तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि जड़ तो उसकी स्थापित है।
तो नए पेड़ लगाने के मुकाबले में आपको पुरानी जो वनस्पति है और वहाँ का प्रकृति को अगर छोड़ दें, अगर वहाँ पर जंगल में आदमी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा तो जंगल खुद पैदा हो जाएगा। ऐसा हमने अनुभव किया और फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो कुछ जगह पर क्योंकि जलवायु क्षेत्र अलग-अलग हैं, कोई नीचे घाटी वाले क्षेत्र हैं, कुछ बीच वाले क्षेत्र हैं, कुछ ऊपर वाले क्षेत्र हैं। सबकी जलवायु अलग है, सबकी वनस्पति अलग है। तो हमने देखा कि जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर जंगल को छोड़ दिया जाए तो पहले साल तो खूब सारी घास हो जाती है पैदा और वो घास का उपयोग जो है वो वहाँ के स्थानीय निवासी अपने जानवरों के लिए इत्यादि के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसी में ही अगर कोई पौधे बचे हुए हैं या उसमें पौधे को इस तरह से लगाया जाए जो उनके बीज ही छिड़क दिए जाए या बीज ही सीधे रोपण कर दिए जाए बिना नर्सरी के, तो उसमें जिसमें जीवटता होती है बीज में पौधे में, वो स्वयं आकर के आगे बढ़ जाता है। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, केवल थोड़ा सा संरक्षण करने की आवश्यकता जरूर होती है कि इसका संरक्षण, और वो भी संरक्षण किससे, मानव से, आदमी से उसको बचा लिया जाए तो जंगल खुद खड़े हो जाएंगे। आप देखेंगे, अपने घर में भी देखेंगे, कई बार हमारे वहां पर भी पीपल का पौधा हमारी छत में एक जगह पर कोने में पैदा हो जाता है और उसको अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो सब कुछ प्रकृति वापस ले लेती है। तो इस अनुभव के साथ में मैंने जब देखा जंगल को बचाने का कार्य देखा, तो ये अनुभव तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करो और प्रकृति को चलने दो अपने राह में, तो आपको बहुत ज़्यादा कार्य भी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये अनुभव के साथ बहुत अच्छे अनुभव रहे यहाँ पर काम करने के। और जहाँ तक के रही बात ये अब जो ये हो रहा है कि कहीं कुछ हो रहा है, उसका नुकसान कहीं और हो रहा है, उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। कि वो इसलिए क्योंकि ये दुनिया तो आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। कार्बन उत्सर्जन कहीं दूसरी जगह पर हुआ, बारिश कहीं और आई, उसकी वजह से ग्लेशियर लेक कहीं और फटा और नुकसान कहीं और हुआ। तो ये तो ताना-बाना प्रकृति का ताना-बाना है, इसको तो हम देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि कल हमारा हमारे ऊपर अगर कोई नुकसान हुआ, तो हो सकता है उसका जो है कहीं और कुछ कार्य हो रहा हो और उसका खामियाजा किसी और को करना पड़ रहा है। मैं इस अवसर पर ये भी मैं याद करता हूँ कि पिछले वर्ष जो मैंने किताब लिखी थी उसमें भी एक था कि प्रकृति की न्यायपालिका। तो ये प्रकृति की न्यायपालिका के साथ हमें सामना करना पड़ रहा है। आपके पास अगर वो किताब आपके पास आई होगी तो पृष्ठ 12 और 13 में प्रकृति के ऊपर ही लिखा हुआ है और उसमें भी न्यायपालिका के ऊपर जो बात लिखी हुई है वो उसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। और क्योंकि ये सब जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब देखिए मॉनसून के बादल तो भारत के जो है ना वहाँ पर समुद्र में इंडियन ओशन में उसके तैयारी होती है और वो बरसते यहाँ पर है। तो ऐसा भी ये नियम है और एक दूसरे से जुड़ाव है। तो अगर भारत में अगर मानसून नहीं हो और भारत में अगर हिमालय नहीं हो तो मानसून नहीं होगा, और मानसून नहीं है तो गंगा क्षेत्र का जो इलाका है या जो अन्य क्षेत्र है, पूरा जो भारत में का जो इलाका है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा फसलें होंगी ही नहीं। तो इस तरह से ये जुड़ाव है और इस चक्र को, प्रकृति के इस चक्र को हम जब हम तोड़ते हैं, छिन्न-भिन्न करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। उसको महसूस करते हैं, फिर हमें दुःख होता है। तो अब प्रश्न ये है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सब कुछ प्रकृति पर ही छोड़ना चाहिए या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम उसके जो कार्य हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बाधा नहीं पहुँचाएँ और उसको कॉम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। इसमें पेड़ लगाने वाला कार्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन पेड़ को आपको लंबे समय तक कैसे वो टिके रहेंगे, कैसे उसकी सुरक्षा रहेगी, कौन ज़िम्मेदारी लेगा, कौन नहीं करेगा, कौन। अब गौरा देवी की बात अभी दिनेश जी ने कही थी, 40 साल पहले जो जंगल बनाए थे, वो भी 2011, 22, 21 की त्रासदी में सब साफ हो गए, जंगल ही साफ हो गया। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जंगल बचा करके भी बहुत ज़्यादा मतलब
ये गारंटी नहीं ली जा सकती है कि उसको कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे-ऐसे जंगल देखे जो कि बरसात ज़्यादा हो गई, तो सारा रास्ता टूट गया, 80 किलोमीटर रास्ता हमारा टूट गया था। उसके लिए हमने श्रमदान किया 40 किलोमीटर तक का, तो तब जा कर के सामने से वो गाड़ी आई सरकार की, जेसीबी वगैरह आई तो रास्ता खुल पाया। तो कोई गारंटी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका भी रहेगा, लेकिन मुख्य जो चीज़ है आज की तारीख में जो मुझे लगता है, वो ये है कि हमारी जो कंज़म्पशन करने की जो प्रवृत्ति है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है और जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है, अति होती है तो उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता है। तो हमारा कंज़म्पशन अगर हम कम करते हैं, तो शायद अब हमारे बीच में भी ऐसे हमारे वक्ता आए थे डॉक्टर डॉक्टर क्या नाम है उनका? मध्य प्रदेश के भोपाल से और अभी वो इंदौर मिशन के साथ काम कर रहे हैं, इंदौर सोलर मिशन में काम कर रहे हैं। डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी। तो डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि आप हफ्ते में 1 दिन अपने कपड़ों में प्रेस मत करना। 1 दिन आप अपने कपड़ों में प्रेस मत करिए और उसको बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन कर के आप इस्तेमाल करिए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो ऐसी जब चीज़ें उन्होंने कही हैं, मुझे अच्छी लगी क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई उसमें वो नहीं होगा। तो एक दिन आप अपने कपड़ों की प्रेस नहीं करते हैं, उतनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो शायद उससे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही छोटे-छोटे प्रयासों का अगर हम स्वयं करना चाहें, तो हम एप्रिशिएट कर पाएँगे कि हम क्या कर सकते हैं और सरकार पर अगर हम पूर्ण रूप से केंद्रित होते हैं, तो ये सब कुछ सरकार ही करेगी, तो फिर ज़रा-सी हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ विचार हैं और मैं अब ज़्यादा समय भी हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हम इस बारे में विचार करेंगे और जो भी हम स्वयं कर सकते हैं, उससे शुरुआत करेंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार, धन्यवाद। जी, जी आदरणीय धन्यवाद और आपने बहुत महीनता के साथ भी इस बात को देखा है कि जो मेरा मोबाइल चल रहा है या मेरा लैपटॉप चल रहा है, उसका हम पर क्या असर, मेरे घर के पर्यावरण पर क्या असर और क्या योगदान हम दे रहे हैं इस टेम्परेचर को बढ़ावा देने के लिए, इस बात से लेकर के और व्यक्तिगत युक्ति हम कैसे अ, बढ़ा सकते हैं ताकि पर्यावरण अपने हिस्से का पर्यावरण हम सुरक्षित कर सकें। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आप कृपया आएँ और बात रखिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सदन के सभी भाई बहनों को, सबको प्रणाम। समय की नहीं करते हुए मैं 2 बात बस बोल रही हूँ। आज जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जो सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलाल जी। आवाज़ कट रही है थोड़ा। जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं आदरणीय डॉक्टर राउत साहब, आदरणीय पवन जी और आदरणीय मुनीलाल जी, सबकी जो बातें सुनी और उन सारे विचार, उन सबका मैं समर्थन करती हूँ, उन सब बातों का मैं समर्थन करती हूँ। और बस संक्षिप्त में ये बात बोलूँगी कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं, जितनी ज़्यादा हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती जा रही है और हम वो सुविधाओं का वो प्रकृति के दोहन करके अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, तो उन कार्यों के ऊपर रोक लगना बहुत आवश्यक है। शहरों की तो बात चल ही रही है कि शहर में स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में जगह जगह 50-50, 100-100 साल वाले पेड़ों को काट दिया जाता है। तो बड़ी दुख होता है इस बात का कि ऐसी कैसी नीतियां बनती हैं ऊपर से कि हरियाली लाने के लिए या स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम अपनी प्रकृति को ही खत्म कर रहे हैं। एक तरफ पर्यावरण पर बात करते हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। संक्षेप में मैं एक बात उत्तराखंड के विषय में भी बोलूंगी। उत्तराखंड जो है वो तीर्थ स्थान है और वहाँ पर आरंभ से ये प्रथा थी कि हमारे वहाँ की जो यात्राएं होती थी वो आध्यात्मिक यात्राएं होती थी। अपने गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियां पूर्ण करने के बाद दर्शन करने के हिसाब से वहाँ पर जाया जाता था और बड़े कष्टपूर्ण यात्रा करके जाते थे, जिससे जिस भी प्रकार से बनता था। वर्तमान समय में वो आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल भी नहीं रह गई है
और उसे मनोरंजन का स्थान बना दिया है। मनोरंजन के दर्शन करने के भाव से आदमी नहीं जाता है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर इतनी सुविधाएं दी जा रही है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, बड़े बड़े बुलडोजर करके वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही है, पुल बनाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, जितनी सुविधा हमें मिलेगी उतना नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा दूसरी तरीके से। तो उत्तराखंड का भी यही भाव चल रहा है। वहाँ पर हेलीकॉप्टर चालू हो गए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सड़कें बनने लगी हैं, पहाड़ों को काटने जाने लगा है, और इस सब से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। बहुत संक्षिप्त में मैं बस ये 2 बातें बोल रही हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ी सारी विषय है और बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, परंतु सबसे पहले हमें स्वयं अपने आप में समझना होगा कि हम अपनी सुविधाओं को कम करने की बात के तरफ विचार करें। हमारी यंग युवा पीढ़ी को भी इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि युवा पीढ़ी को वो इतनी गहराई से सोचते ही नहीं है कि हमें पर्यावरण को, हमें पेड़ों को बचाना है। अभी जो आदरणीय पवन सर ने बोला, एक दिन की प्रेस नहीं करने के कपड़ों की, बिल्कुल सही बात है। दूसरा मैं एक बात बोलूँगी कि डिजिटल उपवास, हम डिजिटल उपवास करने की भी आदत डालें। हम जो दिन भर मोबाइल पे, लैपटॉप पे दिन भर काम करते हैं, तो एक दिन जैसे हमें शुद्धि के लिए उपवास करना आवश्यक है, उसी प्रकार हमें प्रकृति की मदद करने के लिए हमें डिजिटल उपवास बहुत आवश्यक है। तो ऐसा नियम बनाए कि एक दिन हम किसी प्रकार का मोबाइल या सब यूज नहीं करेंगे, जिसके साथ जैसी सुविधा बने, जो जिस प्रकार का कार्य करता है उस प्रकार से न दिन भर कर सके तो कम से कम कुछ घंटों के लिए हम अपने मोबाइल को बिल्कुल ऑफ करके रख दें। सुनना भी नहीं है, बात भी नहीं करना। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत से विचार भी हैं। किंतु समय की पूर्णता देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन विषयों पर चर्चा होना और उसका हल निकालना हम ही लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। महत्वपूर्ण बात रखी गई है आपके माध्यम से, और जो सभी बिंदु रखे गए हैं ये आने वाले समय पर पुनः हम दोहराएंगे, क्योंकि दोहराने से भी कई बातें संपन्न हो जाती हैं, अच्छे ढंग से आगे बढ़ती हैं। और आपने ये भी इंगित किया है कि कहीं आज की सुविधा कल की दुविधा में तब्दील न हो, न बदले, और डिजिटल उपवास की भी बात रखी गई है। क्योंकि अब समय संकेत दे चुका है, तो मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचता हूँ, अथवा आदरणीय रंजना बहन जी के पास पहुँचता हूँ। और आपकी उपस्थिति में हम आज के सत्र को संपन्न करें, ये भी मैं आग्रह करता हूँ। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब। जी, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि हम पर्यावरण के प्रति जितना चैतन्य हैं, उससे अधिक हम इस चैतन्यता को आगे बढ़ाएँगे, और जो आदरणीय सदस्यों ने जो बात रखी है, उस पे अमल करेंगे। और जिन आदरणीय सदस्यों की बात अभी सामने नहीं आई है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कल के बाद अगले दिवस पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे, ताकि हम इन महत्वपूर्ण पहलुओं को, जो कि उभर कर सॉल्यूशन के रूप में, समाधान के रूप में सामने आ रहे हैं, उस पे कार्य कर सकें। तो मैं सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आज की योगाचार्य जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम कल मिलते हैं। आज का सत्र संपन्न हो आप सभी के माध्यम से, ऐसे ही मैं प्रार्थना भी करता हूँ। कल मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम हो। बहुत सुंदर दिनेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, भंजनना जी, जो उत्सव मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, उसका डेट वगैरह सब क्लियर सब हो गया है ना? इसकी चर्चा अभी हम आपको बाद में फोन करूंगी मैं, ठीक है? ठीक है।